एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। आज हम पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर 8 कंट्रोलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कंट्रोलिंग के बारे में जो हमने पढ़ा था वो क्या था कि जो हमने प्लान किया था कि हमें अचीव करना है और जो हमने एक्चुअल में अचीव किया, जब हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज़ कन्फर्म टू द प्लान्ड एक्टिविटीज़। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि हम चेक करें कि जो हमने प्लान की थी एक्टिविटी और जो हमने एक्चुअल में एक्टिविटी की, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है या क्या डिफरेंसेस हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। मतलब जो हमने काम किया, जो हमने परफॉर्म किया, उसको मॉनिटर, उसको रिकॉर्ड करना। फाइंडिंग आउट डेविएशंस, मतलब जो हमने प्लान किया और जो एक्चुअल में हमने परफॉर्म किया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो डेविएशंस थी, उनको फाइंड करना और जो डेविएशंस थी उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेने, ताकि हम आगे की किसी भी एक्टिविटी में उन गलतियों को ना दोहराएं। तो इसे हम कहते हैं कंट्रोलिंग। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंट्रोलिंग में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर है लुकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो हमने प्लान किया पहले, उसको हम देखें ताकि अपने फ्यूचर में उस गलती को ना दोहराएं। तो बैकवर्ड कैसे कि जो हमने पहले काम किया उसको चेक किया, और फॉरवर्ड कैसे कि हम उसे आगे नहीं दोहराएंगे। सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। नेक्स्ट है परवेसिव। ऑब्वियसली हर कोई कंट्रोलिंग करता है, दैट्स व्हाई इट इज परवेसिव इन नेचर। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि हम कंट्रोलिंग किस लिए करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑब्वियसली हमें हर टाइम अपनी जो एक्टिविटीज़ है उन पर कंट्रोल कर, उन पर मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, वरना हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट है एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हम कंट्रोलिंग उसी चीज़ की कर सकते हैं जो एक्शन हमने किया है या फिर जो हम करने वाले हैं। अगर हम कोई एक्शन करने वाले ही नहीं है या फिर हमने कोई एक्शन किया ही नहीं है, तो हम किस चीज़ पे कंट्रोलिंग करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना चीज़ों को क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने पॉइंट्स की जगह सीधा मेमोरी टेक्निक ही लिख दी है कि अगर आप इस मेमोरी टेक्निक को, जो पोम की फॉर्म में है, इसे पढ़ोगे तो आपको सीधा पॉइंट्स इसके निकल के आ जाएंगे। फर्स्ट है डिसिप्लिन मेंटेन होता, मतलब इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन। अब कंट्रोलिंग से डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा? बेसिकली अगर हम ये सेट कर देंगे कि हम पिछली बार ये अचीव नहीं कर पाए थे और इस बार हमें ये अचीव करना है, तो एक टारगेट सेट हो गया है जिसको अचीव करने के लिए, जिसकी तरफ ही सब काम करेंगे डिसिप्लिन के साथ। नेक्स्ट है गोल्स अचीव होते हैं। अब ऑब्वियसली जो हमने काम हम पहले नहीं कर पाए, अब उसे अचीव करने के लिए हमने जो लाइन सेट कर दी है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे ताकि वो गोल अचीव हो सके। क्योंकि अगर हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही नहीं सीखेंगे तो हम आगे डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड्स जज होती, मतलब इट हेल्प्स इन जजिंग अप द स्टैंडर्ड्स विच आर सेट। सपोजिंगली हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें 1000 यूनिट्स इन अ डे प्रोड्यूस करनी है। ये स्टैंडर्ड हमने सेट किया, लेकिन जब हमारा जो प्लान किया हमने कि 1000 यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करनी है, लेकिन जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो हुई 1100 यूनिट्स पर डे की। तो हमने देखा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने सेट किया था 1000 का और 1100 प्रोड्यूस हो रही है। तो जब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में जाके चेक किया कि यहाँ पे तो 1500 को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, तो मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो हमने स्टैंडर्ड ही गलत सेट किया था। अब हमें अपना जो स्टैंडर्ड है वो सेट करना चाहिए कि 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, ताकि
ताकि जो हमारा प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो सके। मतलब कि कंट्रोलिंग से हम ये जज कर पाते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था अपनी परफॉर्मेंस का, क्या वो हमने सही सेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रिसोर्सेज यूज होते हैं या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अगर हम कंट्रोलिंग ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो क्या सही तरीके से यूज़ हो रही हैं, क्या वो सही अमाउंट में यूज़ हो रही है, या फिर वो रिसोर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। तो कंट्रोलिंग की मदद से ही हम ये पता लगा पाते हैं कि जो हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। मतलब मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। बेसिकली अगर हम कंट्रोलिंग ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या लूप होल्स रह गए थे लास्ट टाइम की परफॉर्मेंस में जो हमें इस बार कवर अप करनी है। सपोजिंगली अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ जो थे उन्हें ऑर्डर दिया कि आपको 100 यूनिट्स अपने जो अंडर वर्कर्स हैं उनसे मैन्युफैक्चर करवानी है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे वो करवा पाए सिर्फ 85 यूनिट्स। तो हमने देखा कि यार वो ऐसा क्यों नहीं करवा पाए। हमने उन्हें पहले तो बहुत स्कोल्ड वगैरह कर दिया, डांट वगैरह दी एम्प्लॉयज़ को कि तुम काम नहीं कर पा रही ये वो। बाद में जब हमने चेक किया कि एक्चुअल में हमारी जो वर्किंग लेबर थी उसकी कैपेसिटी थी 80, लेकिन फिर भी हमारे एम्प्लॉयज़ ने हमारे लिए 85 यूनिट्स प्रोड्यूस करवा दी। तो हमें जब ये पता चला किसकी मदद से, कंट्रोलिंग की मदद से, तो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को बुला के मोटिवेट किया कि नहीं आप सही थे, वी वर रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, एंड आपने जो 85 यूनिट प्रोड्यूस की वी थैंक यू फॉर देम, और आप इसी तरीके से काम करते रहो। जल्दी हम अपनी टेक्निक्स को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रोल करती है और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करती है कि जो कंट्रोलिंग के रिजल्ट्स थे, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं। ऑब्वियसली हमने जब कंट्रोलिंग की तो हमने ये देख लिया कि जो हमने पिछली बार गलतियाँ की थी वो हमें नहीं करनी है। तो हमें एक फ्रेमवर्क या एक आइडिया मिल जाता है कि हमें काम कैसे करना है। जब हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें काम कैसे करना है, तो जो भी हम काम करेंगे हम उसको आसानी से कोऑर्डिनेट करके कर पाएंगे। तो ये सारी थी इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जिसको हमने सीधा पोएम के थ्रू या पोम के थ्रू पढ़ लिया। आप इसके पॉइंट्स अपने आप भी बना सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग के हमने इंपॉर्टेंस तो पढ़ ली, क्या फ़ायदा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। बेसिकली हम स्टैंडर्ड्स बहुत सी चीज़ों के सेट कर सकते हैं, लाइक कि कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, कितनी सेल्स होनी चाहिए, लेकिन क्या हम इस चीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं? क्या कोई भी कंपनी सेटिस्फैक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि मतलब अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ इतने लेवल तक सेटिस्फाइड हैं तो हमारी कंपनी अच्छी है? नहीं सेट कर सकती। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग लिमिट हो जाती है, यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड्स में सेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टली अफेयर्स। ऑब्वियसली कंट्रोलिंग अगर हमें करनी है तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग के लिए भी अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं जो ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि हमने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की उसमें क्या डेविएशन थी एंड ऑल दैट। सो इट्स अ कॉस्टली अफेयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, कि अगर हमने सोचा कि हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए CCTVs जो होते हैं वो इंस्टॉल करवा देने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये पॉसिबल है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रेजिस्ट करें, कहें कि अगर आप CCTV इंस्टॉल करा दोगे तो जो हमारी फ्रीडम है वो चली जाएगी। अगर आप हमें हर समय मॉनिटर करोगे तो जो हमारा फ्रीडम है, हमारी जो फ्रीडम हमें मिली हुई है वो कट डाउन हो जाएगी या वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि CCTV के थ्रू कंट्रोलिंग की जाए। सो दैट कम्स अंडर रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़।
अब लास्ट पॉइंट है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। बेसिकली हम थोड़े बहुत फैक्टर्स या थोड़े बहुत चीज़ों के लिए तो स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनके लिए हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते और ना ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उनके अकॉर्डिंगली 100% अडेप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये थी सम लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। अब हमारे बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब प्लानिंग जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है एंड कंट्रोलिंग विच इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उन दोनों में रिलेशन क्या है। फर्स्ट है बोथ आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग का तो हमने पढ़ लिया अभी कि जो कंट्रोलिंग होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है और बैकवर्ड लुकिंग होती है। कैसे कि कंट्रोलिंग हम कैसे करते हैं, पुरानी परफॉर्मेंस को देख के आगे के लिए बेटर करते हैं। तो प्लानिंग कैसे है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के लिए प्लान बनाते हैं तो वो किसके लिए होता है, आगे उस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए। लेकिन जब हम उस प्लान को बना रहे हैं तो जो हमारे साथ एक्टिविटीज़ पहले हो चुकी है या फिर हम अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ से सीख लेके ये प्लान बनाएंगे ताकि हमारे आगे की जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो। सो दैट्स वाई बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ आर इनसेपरेबल। मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं और कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग का कोई मतलब नहीं। अब हम इसमें दो कंडीशंस लेते हैं, लाइक P हमारे पास नहीं है और कंट्रोलिंग है, और नेक्स्ट हम लेते हैं कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं है और प्लान है। फर्स्ट कंडीशन हमने ली कि प्लानिंग ही हमने नहीं की तो कंट्रोलिंग क्या हो पाएगी। अगर हमने अपना प्लान ही नहीं बनाया, अगर हमने अपने स्टैंडर्ड्स को ही सेट नहीं किया, तो जब हम कंट्रोलिंग के टाइम पे आएंगे तो हम किस चीज़ से कंपेयर करेंगे अपनी एक्टिविटी को, नहीं कर पाएंगे ना। तो कंट्रोलिंग भी फेल हो जाएगी अगर हमने प्लान नहीं किया होगा। ये तो था फर्स्ट केस। अब हम लेते हैं सेकंड केस कि यहाँ पे हमने कंट्रोलिंग नहीं की तो क्या प्लानिंग एग्जिस्ट कर पाएगी। सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें हमें स्टील की 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी थी। हमने की, लेकिन उस टाइम पीरियड में हम सिर्फ 950 ही मैन्युफैक्चर कर पाए। हमने वो प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया किसी भी तरीके से, लेकिन 950 यूनिट्स के साथ, लेकिन हमने कंट्रोलिंग नहीं की कि हमारी 50 यूनिट्स का गैप क्यों आया। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास फिर से थोड़े टाइम बाद एक ऑर्डर आया 1000 यूनिट्स का। अब अगर हमने पिछले वाले ऑर्डर में कंट्रोलिंग की होती कि वो 50 यूनिट्स का डिफरेंस क्यों रह गया, तो ऑब्वियसली हम उसके हिसाब से प्लान बना पाते कि जो 50 यूनिट्स का डिफरेंस आएगा उसको कैसे अचीव करना है। लेकिन जब हमने लास्ट प्रोजेक्ट में कंट्रोलिंग ही नहीं की तो जो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में प्लानिंग करेंगे तो हम उस 50 यूनिट्स के डिफरेंस को कहीं भी कवर नहीं कर पाएंगे, जिससे कि जो हमारी प्लानिंग है वो अगेन फेल हो जाएगी, क्योंकि हम अगेन 950 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लानिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंट्रोलिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, या फिर अगर कंट्रोलिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो प्लानिंग भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ये था एक छोटा सा टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंट्रोलिंग प्रोसेस। जी हाँ, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी शॉर्ट। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में, जिसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और कल से हम अपने पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें 5 स्टेप्स आते हैं। अब हम इनको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम कंट्रोलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, जिसके बाद ये 5 प्रोसेस के पॉइंट्स बहुत इजीली समझ आ जाएगी। हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें एक ऑर्डर मिला जिसमें हमें 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी थी 10 डेज में। ओके, वी हैड
हैड एन ऑर्डर जिसमें हमें 1000 यूनिट्स 10 डेज में मैन्युफैक्चर करके हमें सबमिट या शिप करनी थी। तो हमने देखा कि जो हमें 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी है तो हमें एक दिन में ऑन एन एवरेज कितनी मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, 100 यूनिट्स इन अ डे। मतलब कि हमें ऑन एन एवरेज 100 यूनिट्स को एक दिन में मैन्युफैक्चर करना होगा ताकि हमारा जो ऑर्डर है वो पूरा हो पाए। तो हमने स्टार्ट किया कि हमें 100 यूनिट्स के हिसाब से अपना काम पूरा करना है। जब हमने लास्ट में देखा कि हमने जब रोज़ कंपेयर किया तो एक दिन हमारी हुई 95 यूनिट्स, दूसरे दिन हुई 105 यूनिट। तो ऐसे ऐसे डेविएशंस हुई हर दिन, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने जितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर की वो थी सपोजिंगली 945 यूनिट्स इन 10 डेज, राइट। हम मैन्युफैक्चर कर पाए 945 यूनिट्स इन 10 डेज। तो जो 1000 यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करी थी उसमें से हम कितनी कर पाए, 945 यूनिट्स ही। तो हमने क्या किया कि यार अब तो इतनी हो पाई, चलो कोई नहीं, आगे से हम देखेंगे, इनको अभी के लिए हम शिप कर देते हैं, एक रिग्रेट लेटर के साथ भेज देंगे। हमने 945 यूनिट्स को शिप कर दिया। अब हमने देखा कि यार हमारा मिला ऑर्डर था 1000 का और हमने बनाई कितनी, 945, मतलब कितने का गैप आ गया, 55 यूनिट्स का। ये कितना गैप आ गया, 55 यूनिट्स का। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो 55 यूनिट का गैप है वो किस वजह से आया, किन कारणों की वजह से आया, या फिर क्या प्रॉब्लम, क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या ऑब्स्टेकल था जिसकी वजह से हम ये 55 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। तो जब हमने ऐसे कोई डिफरेंसेस ढूंढ लिए, हमने देखा कि हमारी कंपनी में ना 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी। मतलब अगर हम 5 एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा लगा देते तो ये जो हमारी 55 यूनिट्स थी वो भी अचीव हम कर पाते 10 डेज़ में, जिससे कि हमारा ऑर्डर पूरा हो पाता। तो हमने क्या किया कि हमने देख लिया यार हमें 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। हमने 5 एम्प्लॉयज़ ढूंढे और उनको अपनी कंपनी में जॉब दे दी। तो अगर हमने उन्हें जॉब दे दी तो ये हमने क्या किया, करेक्टिव मेजर लिया। मतलब जो चीज़ हम पहले नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, उस चीज़ को हमने ढूंढा और उसे ठीक किया। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस था इसको हम इससे कंपेयर करते हैं। हमारा 1000 यूनिट्स का 10 डेज़ में टारगेट था, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए कि 100 यूनिट्स हमें पर डे बनानी है। अब हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी, 945 यूनिट्स इन 10 डेज़ थी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया था या जो हमें गोल अचीव करना था वो था फर्स्ट पॉइंट, कि हम अपना गोल सेट करें कि हमें अचीव क्या करना है और कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। मतलब जब वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया उस प्रोजेक्ट का, तो हम ये देखें कि हमने क्या काम किया, एक्चुअली में हमने क्या अपने स्टैंडर्ड को मीट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे हमने नहीं किया, 945 यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर की। नेक्स्ट पॉइंट है कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स। मतलब कि हमने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको अपने गोल, उसको अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। 1000 बनानी थी, हमने बनाई 945, तो डिफरेंस कितने का आया, 55 का। अब नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज डेविएशन। मतलब कि ये जो 55 यूनिट्स की डेविएशन आई किन वजहों से आई, वो थी 5 एम्प्लॉयज़ की कमी की वजह से। तो लास्ट स्टेप है टेक करेक्टिव मेजर। अब हमें पता चल गया कि डेविएशन क्यों आई, तो हमने करेक्टिव मेजर लिया। मतलब ये 5 एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ लिया ताकि आगे कभी भी हमें 1000 यूनिट्स इन 10 डेज़ का ऑर्डर आए तो वो हमारा 945 ना हो बल्कि 1000 ही हो। तो ये था प्रोसेस कंट्रोलिंग का। पहले स्टैंडर्ड सेट करो, गोल सेट करो, उसके बाद जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको करो ताकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर कर सकें, ताकि जो डेविएशंस निकल के आए उनको एनालाइज करके हम करेक्टिव मेजर्स ले सकें।
अब ये सब कुछ तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में था, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट, एनालाइज डेविएशंस। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो डेविएशंस होती हैं वो इतनी माइन्यूट होती है कि उनको अगर हम इग्नोर भी कर दें तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ डेविएशंस ऐसी होती हैं जिनको अगर हमने इग्नोर कर दिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है। तो ये वाला जो पॉइंट है एनालाइज डेविएशंस, इसके अंदर दो तरीके हैं डेविएशंस को एनालाइज करने के, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। बाकी जो चारों पॉइंट्स हैं प्रोसेस के वो बहुत सिंपल हैं, जिनको हमने यहीं पे डिस्कस किया और वो ख़त्म हो गए। अभी जो लास्ट पॉइंट है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो एनालाइज डेविएशंस को, मतलब डेविएशंस को एनालाइज करने के दो तरीके बताए गए हैं हमारी बुक में। फर्स्ट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट से लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी क्रिटिकल एरियाज है या फिर की रिजल्ट एरियाज हैं, मतलब जिन एरियाज में अगर थोड़ी सी भी डेविएशन हुई तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेंगी, तो उन डेविएशंस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। लाइक इसका हम एग्जांपल लेते हैं। दो डिपार्टमेंट थे जिसमें, या दो तरीके के एरियाज में हमारी कंपनी ने डेविएशन देखी। फर्स्ट थी लेबर कॉस्ट और दूसरी थी स्टेशनरी कॉस्ट। और जो हमारी कंपनी थी वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, जिसमें लेबर से ज़्यादा वर्क करवाया जाता था। तो जब हमने अपनी डेविएशन को देखा तो लेबर कॉस्ट और स्टेशनरी कॉस्ट दो एरियाज थे जिसमें हमारी डेविएशंस थी। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी की रिजल्ट एरियाज है या फिर जो इम्पोर्टेंट एरियाज है जिनमें थोड़ी सी भी डेविएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करेगी, उन एरियाज़ के डेविएशंस को हमें पहले देखना चाहिए। मतलब जो लेबर कॉस्ट है अगर उसमें डेविएशन हुई तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी एज़ कम्पेयर टू स्टेशनरी कॉस्ट की डेविएशन। मतलब कि हमें जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके डेविएशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि उन एरियाज़ की तरफ जिनमें अगर थोड़ी बहुत डेविएशन हुई भी तो इतना हमें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मतलब जो की रिजल्ट एरियाज़ हैं, जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी डेविएशंस को हमें पहले एनालाइज करना है। सेकंड है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बेसिकली अगर जो मैनेजमेंट है वो हर एक चीज़ पे कंट्रोलिंग करेगी तो दे विल एंड इन कंट्रोलिंग नथिंग, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत चीज़ें होती हैं कंट्रोल करने के लिए। अगर मैनेजमेंट हर एक चीज़ को कंट्रोल करने लगी तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसीलिए मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का जो आइडिया होता है या फिर जो थ्योरी होती है वो आई कि हमें हर डिपार्टमेंट के लिए एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए। लाइक सपोज जो लेबर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉर्मल एवरेज बेसिस पे आती है 100 यूनिट्स पर डे। ओके, नॉर्मल एवरेज बेसिस पे हमारी 100 यूनिट्स पर डे की प्रोडक्टिविटी आती है लेबर से। अगर इसमें थोड़ी बहुत डेविएशन हो, लाइक सपोज हम इसमें अलाउ कर सकते हैं -10 की एंड +10 की। मतलब कि अगर हमारी लेबर जो है 100 यूनिट से 10 यूनिट्स कम, दैट इज़ 90 यूनिट्स पर डे बनाती है, तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। या फिर अगर वो 100 की जगह 110 यूनिट्स भी बनाती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी लेबर जो है -10 से ज़्यादा कम नीचे आती है
लाइक सपोज उसने -15 यूनिट्स दैट इज 85 यूनिट्स प्रोड्यूस की एक डे में, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हो सकता है। इन शॉर्ट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब कि एक लिमिट सेट कर दे कि अगर इतनी लिमिट में डेविएशंस हो तो हमें उनको एनालाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर उस लिमिट को क्रॉस करके ज़्यादा डेविएशन हो तो हमें चेक रखना पड़ेगा, कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी उन डेविएशंस को लेकर। तो ये थे दो तरीके डेविएशंस को एनालाइज करने के, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा स्टैंडर्ड्स को सेट करना, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना, देन दोनों को कंपेयर करना, फिर डेविएशंस को एनालाइज करना एंड देन करेक्टिव मेजर्स लेना। और एनालाइज डेविएशंस के हमने के बारे में 2 टॉपिक पढ़े। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग खत्म होता है और हमारी फर्स्ट बुक भी खत्म होती है। डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।